फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आई एम सुरजीत मौर्य। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक पार्ट। ओके, हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। ठीक, इसमें बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, इसलिए हमको बहुत ही केयरफुल होकर इसकी स्टडी करनी होगी, बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेसिक पार्ट को। और सबसे पहले हम यही समझेंगे कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है। ओके, देखिए, आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वह बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमारे ऊपर करती है। जैसे वह हमको रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, इसी तरह हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, फिर उसके बाद हमें एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड डैम ये सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड जो हमारे आर्मी होती है उन्हें डिफेंस के इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती रहती है। तो यह एक्सपेंडिचर को करने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस फंड को कहाँ से प्राप्त किया जाए। गवर्नमेंट के पास एक क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस फंड का जो अरेंजमेंट है उसको अरेंजमेंट करने के लिए उसने टैक्स बनाया, टैक्सेशन सिस्टम बनाया, और उन्होंने पब्लिक से ही टैक्स को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। और ये एक क्या है, मैंडेटरी अमाउंट है कि आपको देना होगा। और किस चीज पर, एक इंडिविजुअल कोई पर्सन है, वो अगर कोई इनकम प्राप्त कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, तो उसे अपने इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। या वह कोई गुड्स परचेज कर रहा है तो उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, या सर्विसेज रिसीव कर रहा है तो उसी पर उसे टैक्स देना पड़ेगा, या अदर तरह के अगर या वह कोई इंटरटेनमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। एंड डिफरेंट टाइप्स के टैक्स गवर्नमेंट को पे करने होते हैं एक एसएससी के द्वारा, जिसके बदले में गवर्नमेंट उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पर टैक्स की एक मीनिंग दिया गया है, टैक्सेस आर मैंडेटरी अमाउंट विच आर लेविड बाय द गवर्नमेंट, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, टू मीट द पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और टैक्स जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें क्या पता चला, टैक्स जो होता है एक मैंडेटरी अमाउंट होता है। मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी स्वेच्छा से अगर कोई अमाउंट गवर्नमेंट को देता है तो वह डोनेशन कहा जाएगा, वह टैक्स नहीं कहा जाएगा। सपोज करिए अगर मिस्टर एक्स ने अपनी स्वेच्छा से 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिए, तो यह क्या कहा जाएगा, यह डोनेशन कहा जाएगा, यह चैरिटी कहा जाएगा, और यह हमारा टैक्स नहीं कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम किसे कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स देखिए क्या होता है पहले कि डायरेक्ट, अगर एक पर्सन है, मिस्टर एक्स है, ठीक, मिस्टर एक्स है, डायरेक्ट टैक्स में मेनली हमारा वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स आता है। ठीक, तो हम मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने इनकम अर्न किया है 10 लाख रुपीज। कितने, 10 लाख रुपीज इन्होंने इनकम अर्न किया है। हम आपको समझा रहे हैं कि एग्जाम्पल की एक वजह। ठीक, तो अगर इस 10 लाख रुपये पर सपोज करिए कि उन्होंने करीब 1,12,500, एक एक्यूरेट अमाउंट नहीं है, ये बस एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो इसको हम 1,12,500 रुपये उन्होंने टैक्स पेमेंट किया गवर्नमेंट को। मीन्स कि उनके ऊपर 1,12,500 का बर्डन पड़ा हुआ है। तो क्या यह इस बर्डन को किसी अन्य पर्सन मिस्टर वाई पर ट्रांसफर कर सकते हैं? नो। मीन्स कि जो पर्सन गवर्नमेंट को
टैक्स का पेमेंट करेगा उसका बर्डन वह खुद ही बर्दाश्त करेगा, वह उसके बर्डन को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स किस पर लेवी किया जाता है? इनकम पर या वेल्थ पर किसी पर्सन की। ओके। और जो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है यह प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मीन्स कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी रेट ऑफ टैक्स भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। ओके। जैसे अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2,50,000 रुपये है तो इसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आएगी अगर इसकी इनकम तो इसे 5% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और 5 लाख से अधिक अगर उसकी इनकम होती है तो एक्सीड अमाउंट पर उससे 20% के रेट से टैक्स देना पड़ेगा अप टू 10 लाख रुपये से। और जैसे ही 10 लाख से अधिक इनकम होती है तो उस एक्सीड अमाउंट पर 10 लाख से जो अधिक अमाउंट है उस अमाउंट पर उसे 30% के रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। मीन्स कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये हमारा होता है प्रोग्रेसिव नेचर इनकम टैक्स का। तो 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनकम टैक्स का, मीन्स कि इनकम टैक्स के बर्डन को किसी अन्य पर्सन पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। और जो इनकम टैक्स का जो नेचर होता है, इनकम टैक्स मीन्स डायरेक्ट टैक्स। ओके। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स ही ले लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में बस वही इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स आता ही है। ओके। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्ट टैक्स का, मीन्स कि जो इनडायरेक्ट टैक्स जो लेवी किया जाता है किसी गुड्स या सर्विस की प्राइस के ऊपर इम्पोज किया जाता है, और जो पर्सन इनकम इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करता है अपने उस बर्डन को पेमेंट जो जितना अमाउंट पे किया हुआ है उसके बर्डन को किसी अन्य पर्सन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ठीक, यहाँ बर्डन को ट्रांसफर किया जा रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स कि जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरर है उसने रॉ मटेरियल परचेज किया तो उस रॉ मटेरियल पर उसने गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट किया। अब क्या करेगा, वह एक फिनिश्ड गुड उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बनाएगा और उस फिनिश्ड गुड को सप्लाई किसको करेगा, होलसेलर को या रिटेलर को। तो जितना अमाउंट उसने एज ए जीएसटी एज ए इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होगा उतना अमाउंट उस गुड्स की प्राइस में वह ऐड कर लेगा और उस अमाउंट को होलसेलर या रिटेलर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यही बात होलसेलर किसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, रिटेलर के ऊपर, रिटेलर अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर। मीन यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स को पेमेंट करने वाला कोई अन्य पर्सन है लेकिन उसका बर्डन बर्दाश्त करने वाला कोई अन्य पर्सन है, और अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उसके ऊपर पड़ता है जो उस गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है, उसका उपयोग करता है। ओके। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। मीन्स कि आप 1 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करें या रिसीव करें, जो जिस पर जितने परसेंट से उस पर आप टैक्स का पेमेंट करेंगे, और चाहे 1 करोड़ की आप सर्विस रिसीव करें, और परसेंटेज हमारा रेट ऑफ टैक्स हमारा सेम रहेगा। वैल्यू गुड्स की या सर्विस की कितनी भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, वाई आर टैक्सेस लेविड। टैक्सेस क्यों लगाया जाता है? हमें पता है ना कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है, जैसे एजुकेशन के ऊपर, हमारे एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, हमें रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डिफेंस के इक्विपमेंट हमारी मिस हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इस तरह हमें रोड इलेक्ट्रिसिटी, रेल, सभी चीज़ें तो हमें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और भी बहुत सस्ते दामों पर प्रोवाइड करती है। तो अब जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसको उस एक्सपेंडिचर को वह कहाँ से प्राप्त करेगी, उसके लिए एक फंड चाहिए ना, उस फंड का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाएगा। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करती है, टैक्स
चार्ज करती है, यानी हम ही से टैक्स लेकर हमारे ही ऊपर उसको खर्च करती है। ठीक है, गवर्नमेंट साफ करती है, एक हाथ से आप हमको दीजिए और एक हाथ से लीजिए। ओके, गवर्नमेंट अपने जेब से कुछ नहीं करती है, हम ही से टैक्स के रूप में उस अमाउंट को कलेक्ट करती है और फिर हमारे ही ऊपर उसको व्यय करती है। तो नेक्स्ट आते हैं पावर टू लेवी टैक्स। अब बात है कि क्या गवर्नमेंट हमसे जो चाहे वो टैक्स ले लेगी? नहीं, गवर्नमेंट हमसे जो चाहे टैक्स नहीं ले सकती है, वह सिर्फ उन्हीं टैक्स को हमारे ऊपर लेवी कर सकती है जिसका उसे राइट दिया गया होगा। और राइट कौन देगा? राइट देगा उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान उसे राइट देगा। और संविधान क्या देता है कि संविधान गवर्नमेंट को राइट देता है कोई लॉ बनाने के लिए, और जो एक पार्टिकुलर लॉ बनाया जा रहा है वह उसे राइट देगा, गवर्नमेंट को राइट देगा कि वह टैक्स हमसे चार्ज कर सकती है। जैसे क्या है कि जो हमारा संविधान है वह राइट देता है गवर्नमेंट को कि वह टैक्सेशन के ऊपर क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है। तो उसके हेल्प से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाया। तो अब 1961 जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या देता है? गवर्नमेंट को राइट देता है कि वह हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है, यानी हमारे ऊपर इनकम टैक्स लेवी कर सकती है, इम्पोज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सीधे से दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265 ले डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मीन्स की अथॉरिटी ऑफ लॉ, अगर कोई लॉ गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी देता है कि आप यह टैक्स चार्ज कर सकते हैं किसी से, तभी गवर्नमेंट वो टैक्स चार्ज करेगी, अन्यथा वह टैक्स चार्ज नहीं कर सकती या लेवी नहीं कर सकती है। Accordingly, for levy of any tax, a law need to be framed by the government. अगर गवर्नमेंट कोई चाहती है कि हम इस टाइप का या इस तरह का टैक्स इम्पोज करें अपने पब्लिक के ऊपर, तो उसे फर्स्ट क्या करना होगा? उससे रिलेटेड एक लॉ फ्रेम करना होगा, फिर उसके बाद वो टैक्स चार्ज कर सकती है। जैसे जीएसटी था, तो पहले जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट लाया और उसकी हेल्प से हमसे क्या किया जाता है? जीएसटी हमारे ऊपर लेवी कर दिया गया। यानी जब हम कोई गुड्स या सर्विस परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उस पर जीएसटी का पेमेंट करना होगा। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले उस तरह का कोई लॉ नहीं था। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह दोनों गवर्नमेंट को पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, यहाँ देखिए द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन द मैटर्स इनुमरेटेड इन 7 शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक, और जो उनका आर्टिकल है, जो आर्टिकल नंबर 246 है, और 246 जो आर्टिकल 246 है उसमें बहुत सारे क्या दिए गए? शेड्यूल दिए गए हैं, और उसका जो 7th शेड्यूल है उसमें कुछ बातें दी गई हैं। बातें क्या दी गई हैं? पार्लियामेंट है, यहाँ देखिए ये हमारा क्या दिया है? यूनियन लिस्ट हमारा पहला है, यूनियन लिस्ट या जिसे हम पार्ट लिस्ट फर्स्ट भी करते हैं। यूनियन लिस्ट जो है वो पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को पावर देता है कि वह लॉ बना सकता है। किससे रिलेटेड? लॉ से डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट से टैक्स हो, उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसी तरह हमारा स्टेट लिस्ट है, हमारा सेकेंड स्टेट लिस्ट, जिसे हम लिस्ट 2 के नाम से भी जानते हैं। यह स्टेट लिस्ट जो होता है वह केवल पावर देता है, किसको पावर देता है? ए लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट को पावर देता है
कि वह टैक्स से रिलेटेड क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। अब जो एक हमारा होता है लिस्ट 3, लिस्ट 3 जिसे हम कंकरेंट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और यह जो लिस्ट होता है इसमें पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दिया जाता है कि इस लिस्ट में जितने भी टैक्स कवर होंगे और उनसे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उनके ऊपर चाहे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, चाहे लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट का लॉ बना सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे यूनियन लिस्ट में है एंट्री नंबर 82 जो कि इनकम टैक्स के बारे में बात करता है। ठीक, तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 किस में है, यूनियन लिस्ट में है, जो कि इनकम टैक्स को कवर करता है। ठीक, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। ओनली वन पार्लियामेंट को यह पावर है कि वह इनकम टैक्स से रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक, इसी तरह अगर स्टेट लिस्ट में कोई टैक्स है तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बना सकता है, केवल लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। और अगर ये कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई लॉ है तो उससे रिलेटेड अगर कुछ प्रोविजन करने हो, कोई मॉडिफिकेशन करने हो, कोई एडिशन करनी हो, कोई डिलीशन करनी हो उस लॉ में, तो कौन कर सकता है, वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो इसमें देखिए ये जो हमारा यूनियन लिस्ट का जो एंट्री नंबर 82 है वह किसके बारे में बता रहा है, इनकम टैक्स के बारे में बात करता है। और यही अगर एग्जाम में अगर आ जाए कि एंट्री नंबर 82 किसको कवर करता है, किस टैक्स को, आप क्या बताएंगे, इनकम टैक्स। या आपसे ये पूछा जाए कि इनकम टैक्स किस में कवर होता है, तो आप कहेंगे एंट्री नंबर 82 में, जो कि यूनियन लिस्ट में दिया गया है। ओके।